बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 हमारा जारी है जी। कल हमने जो लास्ट लेक्चर आपने देख लिया हुआ है कि क्या किया था उसमें हमने ये आपके सामने सारी चीज़ डिस्कस की थी कि ये आपस में पार्टिकल पी घूम रहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसकी प्रोजेक्शन थी डायमीटर डी ई पर प्रोजेक्शन एन। ये सारी डिटेल पिछले लेक्चर में है, आप उसको दोबारा से भी देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छी तरह आपकी ग्रिप हो जाएगी इंशाल्लाह। और पॉइंटर P1 है स्प्रिंग मैथ सिस्टम का, तो कहा था प्रोजेक्शन एन की मोशन पॉइंटर P1 जैसी ही है। चुनांचे इन दोनों के फार्मूले जो हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन के, वो आपस में एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकते हैं, वो बाद में देखेंगे कैसे। एक छोटी सी बात ये भी साथ थी जो कल पहले शुरू में बता दी थी, बाद में एंड पे बताई नहीं थी, लेकिन ये भी आपको पता है कि ये जो ऑसिलेट करते हुए स्प्रिंग मैथ सिस्टम का किसी भी लम्हे का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लें, और ये जो एंगल है उसका ये वाला जो एंगल इस सर्कुलर मोशन का आपने देख लिया था कल कि प्रोजेक्शन एन और पॉइंटर P1 इकट्ठे ही मूव करते हैं जब पार्टिकल P यूँ सर्कल में घूमता है। तो फिर हमने देखा कि जो ये थीटा चेंज होगा, जो ये एंगल थीटा चेंज होगा, आज के लेक्चर में हम इसकी बात थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। जो ये वाला एंगल थीटा चेंज होगा, जो किसने बनाया, OP लाइन ने विद रेफरेंस लाइन O1, ये रेफरेंस लाइन है, इसी से यहाँ से स्टार्ट हुई थी मोशन। तो पॉइंटर जो पार्टिकल P ने और उसके जो रेडियस रोटेटिंग रेडियस OP ने किसी भी लम्हे एंगल बनाया था विद रेफरेंस लाइन O1, वो थीटा है। और आप देख सकते हैं कि जो ये थीटा चेंज होगा, जो ये थीटा चेंज होगा, तो साथ साथ पार्टिकल P ऊपर को जाएगा, प्रोजेक्शन एन भी ऊपर को जाएगी, फिर थीटा फिर और बड़ा 0 से 90 हुआ, यहाँ 0 एंगल था, अलॉन्ग एक्स एक्सिस ऊपर जाके 90 हुआ, तो प्रोजेक्शन एन भी टॉप पे चली गई, फिर थीटा 90 से बढ़ के 180 की तरफ गया, प्रोजेक्शन एन नीचे को आई, ये 180 से 270 की तरफ को एंगल गया, ये वाला एंगल थीटा इधर को गया, तो प्रोजेक्शन एन भी नीचे को आई। पार्टिकल एंगल चेंज होने से मतलब है पार्टिकल P और आगे गया और आगे गया और आगे गया, पार्टिकल P फिर इधर को आया, तो एंगल जो था जो यहाँ से लेके इधर तक पूरा 360 हो गया, तो प्रोजेक्शन एन भी वापस चली गई, यहाँ से लेके ऊपर जाके नीचे आके यहाँ जाके फिर वापस चली गई। तो ये एंगल थीटा के लिहाज से ही हमने देखा कि कैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन एन वेरी हुआ है। इस ग्राफ में उसी की वेरिएशन शो की है, कभी थीटा 0, कभी π/2 रेडियन, π/2 रेडियन का मतलब 90 डिग्री, ये पीछे बातें सीखी हुई हैं आपने, और कभी पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, और 3π/2 है, इसी तरह 270 डिग्री, और 2π है 360 डिग्री। ये आपने देखा हुआ है कि वन रेवोल्यूशन आपको पता है, 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 360 डिग्रीज़ के, और वो बराबर होता है 2π रेडियन के, ये बातें आपको पता है। तो फिर अगर 360 डिग्री बच्चों बराबर है 2π रेडियन, तो फिर ये चैप्टर 5 में सारी बातें सीखी हुई हैं, पता है पीछे, अभी बिल्कुल फ्रेश हैं। तो फिर इसका हाफ़ करें तो 180 डिग्री, तो वो होता है पाई रेडियन, और ऐसे ही इसका हाफ़ करें तो 90 डिग्री, तो इसका भी हाफ़ π/2 रेडियन, एंड सो ऑन। इसका फिर हाफ़ अगर करना चाहें 45 डिग्री, तो इसका फिर हाफ़ π/4 रेडियन। तो ये इतने डिग्री, इतने रेडियन, इतने डिग्री, इतने, ये आपको पता होना चाहिए, पहले भी यकीन पता है आपको। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने यूज़ की है। तो ये हमने कल वाले लेक्चर से जो एक छोटी सी चीज़ ये थी, वो भी हमने दोबारा से वो दिखा दिया कि ये आप देख सकते हैं कि जो ये एंगल थीटा 0 था, यानी पार्टिकल P यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो प्रोजेक्शन एन मीन पोजीशन पे थी, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था। फिर जो एंगल थीटा 90 की तरफ गया, यानी π/2 रेडियन की तरफ गया, तो प्रोजेक्शन एन ऊपर को चलती गई, यानी हम यहाँ पहुँच गए। फिर थीटा और आगे गया 180 की तरफ को, पार्टिकल P इधर आया, तो प्रोजेक्शन एन फिर मीन पोजीशन पे चली गई, नीचे को एंगल और बढ़ता गया, 3π/2 का मतलब 270 डिग्री, तो यहाँ पर 270 निचली एक्सट्रीम 270 डिग्री पे होती है, पता है आपको। तो उसके बाद फिर जो मज़ीद यहाँ चले गए, तो फिर मीन पोजीशन पे आ गई 360 डिग्री, यानी 2π रेडियन पे। तो ये वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा। एंगल थीटा कौन है, जो रोटेटिंग रेडियस OP ने बनाया किसी भी लम्हे विद लाइन O1, उसे एंगल थीटा कहते हैं। और एंगल थीटा के साथ साथ ही प्रोजेक्शन एन का हमने देखा कि चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट, कभी ऊपर कभी नीचे को, कभी कम कभी ज़्यादा। ये भी साइनोसॉइडल वेव है थीटा के लिहाज से। अच्छा, ये बात हो गई थी, कल वाली हमने रिपीट कर दी थोड़ी सी। अब हम उस तरफ आते हैं जो हमने कल रिज़ल्ट देख लिया था, हमने कंक्लूजन देखा था। तो हमने कहा था कि समझ आ गई, साबित हुआ कि हम जो फार्मूले होंगे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के प्रोजेक्शन एन के लिए, वो होल्ड गुड, वो भी लागू होंगे पॉइंटर P1 की मोशन पर भी। तो अगर ऐसा है तो फिर आइए फिर निकालना शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर वैल्यूज़ फार्मूले निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन एन, फिर करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एन, फिर अगला हमारा टॉपिक आगे जाके आएगा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन एन, या कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन एन। ये अगला एक टॉपिक आगे जाके आना है,
जिसके मज़ीद और भी हेडिंग्स हैं, अभी बात में करनी है हमने। तो ये अब अगले टॉपिक्स हैं हमारे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन एन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन एन, किसी भी लम्हे के इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं इनकी, तो वो हम करने लगे हैं। तो पहला उस सिलसिले में हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन एन। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है जो पिछले लेक्चर में पिछले लेक्चर में आपने देखी हुई है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, आमतौर पर सादा डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है किसी भी लम्हे का डिस्प्लेसमेंट। किसका? प्रोजेक्शन एन का। ये वाला जो एक्स फासला है मीन पोजीशन से मौजूदा पोजीशन तक जो एक्स फासला है, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता क्या? इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्शन एन फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। किसी भी लम्हे मीन पोजीशन से कितना फासला है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक्स से उसको ज़ाहिर करते हैं जो इस डायग्राम में दिखाया गया। और अगली चीज़ें जो है कंसिडर करें जी, कोई पार्टिकल पी है मूविंग अलोंग ए सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये नहीं भूलना हर दफ़ा, ओमेगा कांस्टेंट है। ये सारे केसेस में जो हमने अभी आगे पढ़ने हैं, जो पीछे से कल से बात हमने की हुई है। तो पार्टिकल पी यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी से सर्कल में घूम रहा है। वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन, हमने फार्मूला निकालना है फॉर एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ इट्स प्रोजेक्शन एन एट एनी इंस्टेंट। हमने इस पार्टिकल पी की जो प्रोजेक्शन एन है उसका ये वाला फासला किसी भी लम्हे का घूमते घूमते पार्टिकल पी के उसकी प्रोजेक्शन एन जो डायमीटर पर है वो मीन पोजीशन से कितना फासला थे किसी भी लम्हे का, हम वो एक्स जो है उसका फार्मूला निकालने लगे हैं। तो फिर अगले मैथमेटिकल स्टेप है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम फिगर। क्या क्लियर है? ये फिगर क्या है, ये क्या क्लियर है, ये मैथमेटिकल स्टेप्स मैं इधर करने लगा हूँ। और रीडिंग फिर इसकी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि नोट्स आपके पास हैं, आप खुद ही कर लेंगे। तो हम ये स्टेप्स जल्दी से करते हैं। ले बच्चों, जो बात अभी देख रहे थे तो हम उसको एक दफ़ा फिर से आपके लिए यहाँ पे ये मैं वो डायग्राम भी बनाने लगा हूँ। ये समझिए वही सर्कल जो कल वाले लेक्चर वाला था, ये वही है, वही पार्टिकल पी है, वही डायमीटर डी ई है, वही जानबूझ के वही नाम रखे तमाम पॉइंट्स के, वही सारी बातें, ताकि आपको बात वाज़े समझ आए कि बात हो क्या रही है। तो ये वही सारे पॉइंट, सर्कल का सेंटर उसी तरह से कल वाला ही ओ है जी, और वही पॉइंट जैसे कल यहाँ कहा था O1 है, ये O1 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इसको हम रेफरेंस लाइन लेंगे कि कोई भी एंगल इसके लिहाज से मापना, जैसे मापा करते हैं विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से एंटी क्लॉकवाइज मापा करते हैं कोई भी एंगल, तो वही यहाँ भी बात करेंगे। और पार्टिकल पी किसी लम्हे बच्चों इस जगह पे था, कोई लम्हे किसी भी लम्हे पार्टिकल पी यहाँ पर था। और ये वाला आपको पता ही है रेडियस है, जो कि रेडियस r है, और ये r रेडियस कल बता दिया था कि ये वही x नॉट इज़ इक्वल टू r है। x नॉट थी, ये अब कहेंगे x नॉट है इस प्रोजेक्शन n की ऑसिलेट करते हुए जो एम्पलीट्यूड होगी मीन पोजीशन से मैक्सिमम फासला ऊपर या नीचे, ये x नॉट है। और वही सर्कल का रेडियस भी है, नज़र भी आ रहा है साफ। और अगली बात कि यहाँ पर हमने ये भी रेडियस है, ये भी कह सकते हैं, और ये भी वही रेडियस है O से P तक। और ये वो एंगल है थीटा जो इस OP लाइन ने OO1 के साथ, रेफरेंस लाइन OO1 के साथ किसी भी लम्हे बनाया हुआ है। और अगर इधर बच्चों एंगल थीटा है तो फिर इधर भी उतना ही थीटा है। ये फिज़िक्स का नहीं, ज्योमेट्री का असूल है। आपने कभी थ्योरम्स पढ़े हुए हैं ज्योमेट्री के मैट्रिक में, तो ये उसी का असूल है कि दो पैरेलल लाइनें हैं और ये तिरछी लाइन कट करे तो ये वाले जो एंगल्स हैं, याद होगा, ये बराबर होते हैं। तो उसी तरह से ये पैरेलल दो लाइनें हैं, तो ये वाली लाइन कट करी तो ये वाले एंगल बराबर हैं, θ1 θ2 बराबर होते हैं। अच्छा, अब प्रोजेक्शन एन किसी भी लम्हे यहाँ पर थी, पार्टिकल पी इस जगह था उस लम्हे, तो ये वाला फासला जो है ON यही है डिस्प्लेसमेंट। और हमने इसी की इक्वेशन निकालनी है, x जो कि बराबर ON के है लेंथ के, इसका हम फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। ये है हमारा काम यहाँ, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन n। और ये वाले पॉइंट वही हैं DE, वही जो कल वाले लेक्चर वाले, ये वही DE हैं, ताकि आपको बार बार कन्फ्यूजन ना हो। पॉइंट्स के नाम नहीं चेंज किए ताकि याद रहे कि ये वही सारा कुछ है। और ये भी मैंने लिखा कि आपको पता है कि यहाँ R और x नॉट बराबर है। प्रोजेक्शन n यहाँ ऑसिलेट कर रही है ऑन डायमीटर DE। उस प्रोजेक्शन n की ऑसिलेशन के दौरान जो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन की मीन पोजीशन से यहाँ या मीन पोजीशन से ये वाला मैक्सिमम फासला वो इस OP रेडियस के बराबर का ही है। यानी ये घूम के पार्टिकल P इधर भी कभी आना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल बराबर इसकी एम्पलीट्यूड की है, प्रोजेक्शन n की एम्पलीट्यूड। ठीक हो गया जी, सारी डिटेल हमने बयान कर दी। और ये भी मैंने एरोज चलिए दिखा देता हूँ कि ये सर्कुलर मोशन यूँ हो रही है। अब हम मैथमेटिकल काम शुरू करते हैं। हमने x की इक्वेशन निकालनी है, ये हमारे सामने है जी सारी डायग्राम। इस डायग्राम में मैं अगर बात करूं, जो हम अभी अपने नोट्स पे देख रहे थे, तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस फिगर, इससे ज़ाहिर है। मैं लिखता हूं कि साइन थीटा अगर मैं लिखूं तो किसके बराबर होगा बच्चों?
इस डायग्राम में जो साइन थीटा है, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है, इसमें हमने बात करनी है इस ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाली जो मैं कहता हूँ जिसका नाम OPN है। इस ट्रायंगल में OPN ट्रायंगल में ये वाली ट्रायंगल जो है इसकी बात करने लगे। तो साइन थीटा बच्चों किसी भी ट्रायंगल में अगर इधर एंगल थीटा बनता है तो थीटे के साथ वाला हमेशा बेस होती है, थीटे के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, और ये जो तिरछा है ये वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। और इस तरह भी हो सकती है, या जिस तरह वो बनी है वो वाली ट्रायंगल उसी तरह ही बना लेते हैं। तो यहाँ अब अगर थीटा इधर है तो थीटे के साथ वाली बच्चों बेस है, ये थीटे के सामने वाला जो ये बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, बोले साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, बिल्कुल। तो इस डायग्राम के मुताबिक ये बच्चों बना परपेंडिकुलर, मैंने बता दिया आपको कौन है, ये O पॉइंट इधर है, ये मैं चलिए मिटा देता हूँ। तो ये ये वाला O पॉइंट और ये N है और ये पॉइंट P है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है। मैं P से बाहर दोनों P हैं तो कन्फ्यूजन ना हो, मैं PERP लिख दिया, परपेंडिकुलर। तो ये है जी लेंथ ON लेंथ डिवाइडेड बाई OP लेंथ, ये वही चीज़ सारी यानी साइन थीटा बच्चों बना ON लेंथ आपके सामने x है, उसी का हमने फार्मूला निकालना है, और OP लेंथ जो है वो रेडियस है। तो x इज़ इक्वल टू R साइन थीटा, यानी x इज़ इक्वल टू R साइन थीटा। ये आपकी नोट्स पे भी इक्वेशन नंबर 1 है। इसको मैं चलिए मिटा देता हूँ, ये सिर्फ बात समझाने के लिए कहा था। ऑनलाइन लेक्चरों का फ़ायदा है कि ये आप फिर देखना चाहें तो अभी इसी लेक्चर को रिवाइंड करके फिर देख लें जब चाहें, ये बड़ा फ़ायदे की चीज़ भी है ऑनलाइन लेक्चरों में। बहरहाल ये आपके पास इक्वेशन नंबर हमने 1 कह दी है जी। लेकिन अब यहाँ पर एक तो चीज़ ये जो इक्वेशन 1 है इसमें आप R बराबर x0 के भी तो है, तो आप इसी इक्वेशन 1 को दोबारा x इज इक्वल टू x0 साइन थीटा भी लिख सकते हैं। आपके नोट्स पे यही इक्वेशन 1 असल में कही है, उसी से निकली है। ये कह दें या ये कह दें, असल में ये एक ही इक्वेशन है। मैं आपको फ़र्क के लिए 1 डैश कह सकता हूँ, यूँ भी कह सकते हैं। अच्छा, ये आ गई जी डिस्प्लेसमेंट की, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन एन, उसकी इक्वेशन। बट अब ये भी याद करें, बड़ी दफ़ा पीछे 3-4 दफ़ा पीछे कहीं इसका जिक्र हुआ है। चैप्टर 5 अभी बिल्कुल चंद दिन पहले पढ़ा है, तो ये फार्मूला बड़ा मशहूर है। ये कहाँ से आया चैप्टर 5 के आखिरी 2-3 लेक्चरों में ये आपको पता चल जाएगा, अब दोबारा देख सकते हैं, वैसे याद भी होगा। तो ये वाली इक्वेशन बनी x इज़ इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी, वेयर याद रहे थीटा इज़ ओमेगा टी। ये भी इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, जो नोट्स पे इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। ये जो इक्वेशन 2 है ये क्या दिखाती है? ये दिखा रही है x0 तो बच्चों कांस्टेंट है, यहाँ x0 तो कांस्टेंट है, क्योंकि x0 है क्या, वो देखें वो डायग्राम में x0 सर्कल का रेडियस है, परफेक्ट सर्कल है। तो चाहे इधर हो चाहे उधर, चाहे उधर चाहे उधर चाहे उधर, जिधर मर्जी चले जाए, रेडियस तो उसका कांस्टेंट है। इसका मतलब हुआ कि x जो है किसी भी लम्हे प्रोजेक्शन n का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, ये सिंपली डिपेंड करेगा इस एंगल पर। ये जो साइन के आगे एंगल है ओमेगा टी, जो कि एक्चुअली थीटा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसका मतलब हुआ x डिपेंड करता है किसके ऊपर, x की वैल्यू कम होगी ज़्यादा होगी, x0 तो कांस्टेंट है, तो डिपेंड्स ऑन थीटा विच इज़ इक्वल टू ओमेगा टी। तो किसी भी लम्हे x कितना है ये इस पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? तो ये थोड़ी सी इसकी ज़रा वजाहत हो जाए कि बच्चों इस तरह से डिपेंड करता है कि ये जो एंगल थीटा है, इसी की वैल्यू पर की वजह से x की वैल्यू बनेगी। x0 तो मैंने कह दिया ना कांस्टेंट है, तो फिर ख़ुद ही देखिए, ज़रा देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा चलिए यूँ बड़ा करके अलग से आपको बात समझाने के लिए। तो ये फिर वही DE डायमीटर और ये O1 और ये पॉइंट P है, तो इन्होंने घूमना है, इस पार्टिकल P ने घूमना है इधर यूँ, और ये रेडियस OP जो है ये रोटेटिंग रेडियस होगा, क्योंकि पार्टिकल P घूमेगा तो OP रेडियस साथ साथ यूँ चलेगा। ये एंगल थीटा है। आप खुद ही देखिए, जो पिछले लेक्चर में डिटेल और इस लेक्चर के भी शुरू में हमने दोबारा दोहरा दी, उसके मुताबिक बच्चों ये एंगल थीटा अगर 0 हुआ, 0 का मतलब है पार्टिकल P इधर है, याद है ना, ये x एक्सिस है, तो 0 होने का मतलब एंगल यहाँ 0 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ 180 है। ये मैं लिख भी चली देता हूँ 180 जिसको पाई रेडियन कहते हैं, पिछले लेक्चर में पीछे बताया था। तो और ये 90 डिग्री है, और ये बच्चों नीचे आ जाएँ तो 270 डिग्री एंगल बन जाएगा। यहाँ से लेके हर एंगल यहाँ से मापना है,
एक्स एक्सिस से यहाँ तक 90, एक्स एक्सिस से यहाँ तक 180, इधर से यहाँ तक 270 और यहाँ से लेके घूम के पूरा यहाँ तक फिर वापस आए तो 360, ज़ीरो जहाँ आता है वहीं पर 360 आता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं कहूँ एंगल ज़ीरो है तो इसका मतलब है अभी रोटेशन शुरू नहीं हुई, और मैं कहूँ एंगल 360 है तो इसका मतलब है एक पूरा चक्कर मुकम्मल हो गया है, वरना लोकेशन ज़ीरो एंगल की भी उधर ही है और 360 की भी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम बात अब क्या कर रहे हैं, तो बात हम ये कर रहे हैं कि एंगल थीटा पर डिपेंड करता है। क्या क्या डिपेंड करता है, ये बड़ी ख़ास बात है जी, बड़ी अहम बात है, ज़रा गौर से सुनिए। प्रोजेक्शन एन जो है, पार्टिकल पी की प्रोजेक्शन एन, वो हम पीछे डिटेल से बात कर चुके हैं, क्या है, क्यों है, किस तरह है, क्या चीज़ है। तो प्रोजेक्शन एन जो है बच्चों, इसका किसी भी लम्हे फासला कितना होगा मीन पोजीशन से, वो हम ऑलरेडी इस इक्वेशन से देख सकते हैं, इस इक्वेशन से, या विच इज़ इक्वल, ये इक्वेशन भी ये उसी से ही बनी है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स नॉट तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है किसी भी लम्हे फासला कितना होगा प्रोजेक्शन एन का मीन पोजीशन से, वो थीटे की जो भी वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगा। वो यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। प्रोजेक्शन एन मीन पोजीशन से कितने फासले पर है, ये भी एंगल थीटा पर डिपेंड कर रहा है। किस तरफ है ऑसिलेशन करते करते, किस तरफ है मीन पोजीशन के, ऊपर है कि नीचे है, ये भी एंगल थीटा पर डिपेंड करता है। मसलन चलिए मैं कहूँ जी एंगल था किसी भी लम्हे इस पार्टिकल पी का, इस रोड या कहिए ओ पी रेडियस का विद OO1 जो एंगल था, मैंने कहा जी 70 डिग्री। बच्चों 70 डिग्री का मतलब है 0 और 90 से के दरमियान कहीं, यानी 90 के कहीं करीब, शायद कहीं यहाँ था पार्टिकल पी, तो 70 डिग्री यहाँ था। 70 डिग्री एंगल बताया तो आपको फ़ौरन समझ आ गई कि प्रोजेक्शन एन मीन पोजीशन से ऊपर है, ज़रा काफ़ी ऊपर जाके है, अभी टॉप एक्सट्रीम पे नहीं है लेकिन ज़रा कहीं नीचे है, लेकिन मीन पोजीशन से काफ़ी ऊपर है। मैंने कहा एंगल था 150, अब 150 बनता है 90 और 180 के इन बिटवीन कहीं यहाँ शायद, तो 150 इधर कहीं बनेगा, यहाँ से चल के वहाँ तक शायद ये पूरा एंगल 150 बनेगा। तो मैं कहूँ 150 था किसी लम्हे एंगल OP रेडियस का विद OO1, तो इसका मतलब आप समझ गए कि प्रोजेक्शन एन इस वक्त भी मीन पोजीशन से ऊपर ही है, कहीं यहाँ पर है। मैं कहूँ कि एंगल था 210 210, तो 180 और 270 के कहीं इन बिटवीन यहाँ कहीं शायद बनेगा, तो प्रोजेक्शन एन कहीं नीचे होगी मीन पोजीशन के। मैं कहूँ एंगल था किसी लम्हे 330 330, तो वो 360 और 270 360 की कहीं इन बिटवीन था, कहीं यहाँ प्रोजेक्शन एन मीन पोजीशन से नीचे होगी। आपने क्या देखा, आपने देखा कि एंगल सुनते ही आपको समझ आ जाती है कि प्रोजेक्शन एन उस लम्हे किधर होगी, जैसे मैंने अभी सारी डिटेल बता दी। 70 डिग्री है तो इसका मतलब है मीन पोजीशन से अबव है, 150 डिग्री है तो तब भी मीन पोजीशन से अबव ही है, 210 डिग्री है या 220 डिग्री है तो फिर मीन पोजीशन से नीचे है, और 310 320 330 डिग्री है फिर भी मीन पोजीशन से नीचे है। तो पता चला आपने अब तक क्या सीखा, आपने सीखा कि एंगल थीटा जो है इसी की वैल्यू पर डिपेंड करता है कितना फासला है प्रोजेक्शन एन का, एक्स जो है किसी भी लम्हे मीन पोजीशन से, वो इस पर पुट करके थीटा, एक्स नॉट तो कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स मिलेगा कि किसी लम्हे कितना फासला है प्रोजेक्शन एन का मीन पोजीशन से। फासला कितना है मीन पोजीशन से प्रोजेक्शन एन का, ये भी थीटा पर डिपेंड करता है। और फासला तो इतना है, अब फासला 2 मीटर आए तो 2 मीटर तो मीन पोजीशन से अबव भी हो सकता है और 2 मीटर नीचे भी हो सकता है, दोनों तरफ 2 मीटर हो सकता है फासला, उधर भी। तो फिर अगली बात ये कि एंगल थीटे से ही पता चलता है कि प्रोजेक्शन एन है किस तरफ मीन पोजीशन के। 2 मीटर दूर तो है लेकिन ऊपर है कि नीचे, जैसे अभी बताया, पूरी डिटेल अभी बताई कि नीचे है कि ऊपर है। वो एंगल थी, फलां एंगल है तो ऊपर है, फलां एंगल है तो ऊपर है, फलां एंगल है तो नीचे है। तो फिर एंगल थीटा हमने देखा 2 चीज़ें बता रहा है फिलहाल अभी तक जो बात सीखी। एक तो ये कि प्रोजेक्शन एन का फासला कितना है फ्रॉम मीन पोजीशन, यूजिंग दिस इक्वेशन पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा एट एनी इंस्टेंट किसी भी लम्हे की इन दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्शन एन फ्रॉम द मीन पोजीशन। और साथ ही एंगल थीटा का पता चलते ही पता चल गया कि प्रोजेक्शन एन है किधर, ऊपर है कि नीचे है, इतने फासले पर तो है लेकिन ऊपर या नीचे है, ये भी पता चल गया। और बच्चों एक तीसरी चीज़ और भी, कितने फासले पर है ये भी, मीन पोजीशन के किस तरफ है प्रोजेक्शन एन किसी लम्हे ये भी, और एक मैं कह रहा हूँ तीसरी चीज़ क्या कि प्रोजेक्शन एन ऊपर है या नीचे है लेकिन जा किधर को रही है, उसका जाने का रुख किधर को है, ये भी एंगल थीटा से पता चलता है। मसलन फिर से देखिए ज़रा, मैंने कहा एंगल था 70 डिग्री, तो कहीं इधर शायद होगी पार्टिकल पी और उसकी प्रोजेक्शन मैंने कहा कहीं यहाँ होगी। अब 70 डिग्री एंगल है और यूं गर्दिश हो रही है, ये तो हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेनी है, ये कन्वेंशन है कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव रोटेशन लेना है। ये भी चैप्टर 5 में पढ़ी हुई है हमने पीछे बात के, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, पॉजिटिव रोटेशन, और नेगेटिव रोटेशन का मतलब है नेगेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्लॉकवाइज होगा। तो हमेशा हमने इधर कोई घुमाव लेना है। जब इस तरह घूमते घूमते एंगल 70 डिग्री है तो इसका मतलब है प्रोजेक्शन एन है तो मीन पोजीशन से ऊपर, लेकिन अभी और ऊपर जाना है क्योंकि 70 के बाद घूमते हुए इसने 90 की तरफ जाना है, तो प्रोजेक्शन एन और ऊपर जानी है। इसका मतलब प्रोजेक्शन एन का
रुख ऊपर को जाने का है। ऐसे ही मैं अगर कहूँ 150 डिग्री कहीं यहाँ बनना है तो इसका मतलब है प्रोजेक्शन एन है तो इस वक्त मीन पोजीशन से ऊपर, लेकिन उसका आने का रुख नीचे को है, क्योंकि 150 का मतलब है कि और इसने नीचे को ही आना है तो प्रोजेक्शन एन नीचे को आएगी। ऐसे ही 210 या 220 डिग्री का एंगल है तो समझ आ गई कि प्रोजेक्शन एन है तो मीन पोजीशन से नीचे और उसका जाने का रुख भी अभी नीचे को ही है, इसने और इधर को आना है। लेकिन अगर मैंने 320 डिग्री या 330 डिग्री कह दिया तो हम कहीं इधर आ गए हैं फ़र्ज़ कीजिए, तो प्रोजेक्शन एन है तो मीन पोजीशन से नीचे, लेकिन उसका जाने का रुख ऊपर को है, क्योंकि पार्टिकल पी ने उधर को जाना है तो प्रोजेक्शन एन भी ऊपर को जानी है। बच्चों बड़ी अहम बात, बड़ा ही ख़ास कुछ मामला समझ आया, कुछ हमने देखा रिगार्डिंग दिस एंगल थीटा, कि एंगल थीटा पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर इस पूरी सिचुएशन में क्या क्या जिम्मेदारी है, एंगल थीटा ने ही बताना है, एंगल थीटा ने ही बताना है कि कितने फासले पर है प्रोजेक्शन एन किसी भी लम्हे फ्रॉम द मीन पोजीशन। एंगल थीटा ने ही बताना है कि है तो इतने फासले पर, लेकिन है किधर, ऊपर है कि नीचे है मीन पोजीशन के। और बच्चों एंगल थीटा ने ही बताना है कि है तो मीन पोजीशन से ऊपर, लेकिन जाने का रुख ऊपर को है कि नीचे को, या है तो मीन पोजीशन से नीचे लेकिन जाने का रुख नीचे को है कि ऊपर को। तो तीन चीज़ें थीटा बताता है। प्रोजेक्शन एन कितनी दूर है मीन पोजीशन से, किस तरफ है मीन पोजीशन के, यानी ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, ऊपरले पासे है कि थल्ले वाले पासे है, तो कितनी दूर है, किस पासे, किस तरफ है, और जा किधर को रही है, कितनी दूर है, किस तरफ है, जा किधर को रही है। सारी इंफॉर्मेशन लोकेशन के बारे में और मोशन ऑफ प्रोजेक्शन एन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ अकेला थीटा ही देता है। अकेला थीटा सब कुछ बता रहा है, किधर है, कितनी दूर है, किस लोकेशन पर है, जा किधर को रही है किसी लम्हे प्रोजेक्शन एन। यही वजह है, जब इतना कुछ सारा थीटा पर ही डिपेंडेंट है, सब कुछ थीटा ही बताएगा किसी भी लम्हे के क्या लोकेशन, क्या उसकी सिचुएशन, तो फिर थीटा को ही नाम दिया गया फेज ऑफ वाइब्रेशन। फेज का मतलब हालत, वाइब्रेशन की हालत, कि प्रोजेक्शन एन मूव करते करते ऑन द डायमीटर डी ई किस हालत में है, वाइब्रेशन की किस हालत में है, किसी लम्हे मीन पोजीशन पर है, किसी लम्हे ऊपर है, नीचे है, किधर जा रही है, कितनी दूर है, सारा कुछ अभी समझाया कि थीटा ही बताता है। यही वजह है कि थीटा को नाम दिया गया फेज ऑफ वाइब्रेशन, प्रोजेक्शन एन की वाइब्रेशन की हालत, कि क्योंकि जस्ट थीटा मालूम होने से ही सब कुछ पता चल जाता है, किधर है, कितनी दूर है, किस तरफ को जा रही है, तो यही थीटा ही कहलाता है फेज ऑफ वाइब्रेशन। ये बड़ा यहाँ पॉइंट है और एक टॉपिक भी सारा इसी के बारे में आगे आने वाला है। तो रिजल्ट मैं पढ़ने लगा हूं, कहता है द एंगल थीटा गिव्स द लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्शन एन एट एनी गिवन इंस्टेंट। किसी भी दिए गए लम्हे एंगल थीटा ही बताता है लोकेशन भी और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी प्रोजेक्शन एन की। हेंस यही वजह है कि एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज कॉल्ड फेज ऑफ वाइब्रेशन। ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी एंगल ही फेज ऑफ वाइब्रेशन इसीलिए कहलाता है। और आगे थोड़ी सी उसकी वजाहत की ब्रैकेट में 10 चुनाचे व्हेन क्वार्टर ऑफ द साइकिल इज कंप्लीटेड। क्वार्टर ऑफ द साइकिल का मतलब ये हुआ कि पॉइंट O1 से लेकर डी तक चले गए हैं, तो उस वक्त फिर क्या कहेंगे, क्वार्टर ऑफ द साइकिल इज कंप्लीटेड, तो फिर फेज ऑफ वाइब्रेशन 90 डिग्री है। अभी यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ फेज है 90 यानी π/2 रेडियन और π/2 रेडियन। सिमिलरली इसी तरह से व्हेन हाफ द साइकिल इज कंप्लीटेड तो फेज ऑफ वाइब्रेशन इज 180 डिग्री या पाई रेडियन। तो यहाँ से चल के यहाँ आ गए हैं, तो इसका मतलब फेज वाइब्रेशन का 180 डिग्री है या पाई रेडियन है। तो समझ आ गई कि किस लम्हे कौन सा फेज़ है, एंगल थीटा ही फेज़ कहलाता है। ये सारी वजह बताई मैंने कि क्यों कहलाता है, तो बड़ी अहमियत का हामिल है ये एंगल थीटा। सारा कुछ यही बता रहा है हमें, हर चीज़ वाइब्रेशन की हालत के बारे में, तो फिर ये बड़ी अहमियत का हामिल है। यही वजह है, आपको इस लेक्चर के एंड होते होते मैं यही वजह है कि मैं बताने लगा हूँ कि अगला हेडिंग तो हमारी अगली है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एन, तरतीब में नोट्स पे भी बुक पे भी। तो हम क्या करने जा रहे थे, वो हमने पीछे बात कर दी थी कि हम प्रोजेक्शन एन जो है उसके डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के अगर फार्मूले निकाल सकें, जो अभी प्रोजेक्शन एन का निकाल लिया है हमने और उसकी वजाहत कुछ की है, तो आगे फिर क्या है वेलोसिटी का भी, और उससे आगे अभी देखेंगे, अभी देखा भी था मैंने, दिखाया था कि आगे जाके एक्सेलरेशन आना है। तो हम प्रोजेक्शन एन की डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फार्मूले निकालने जा रहे हैं, तरतीब तो यही है। लेकिन जो अभी ये पॉइंट डिस्कस हुआ, तो मैं ये इतना अहम है, थीटा की इतनी अहमियत है, फेज़ ऑफ वाइब्रेशन का बड़ा ख़ास कॉन्सेप्ट है कि मैं जानबूझ के अगला लेक्चर बच्चों मैं पहले ही बताने लगा हूँ, बजाय ये पढ़ने के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ाने के, और उससे अगला फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो भी पढ़ाने की बजाय ये बाद में पढ़ाने हैं। मैं आपको डायरेक्ट अब अगला लेक्चर में डायरेक्ट फेज़ का पढ़ाऊँगा। मेरे नोट्स का ये पूरा फुल एक पेज इसी टॉपिक के बारे में है। अभी फेज़ जो अभी डिस्कस किया, कौन है फेज़, एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, वही है फेज़, जो कि बताता क्या है, अभी बताया था लोकेशन भी और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी किसी
ऑसिलेट करती हुई चीज़ की, यानी पॉइंट है कोई, प्रोजेक्शन n है जो ऑसिलेट करती है ऑन डायमीटर d, तो किसी भी लम्हे उसका बताता है कि लोकेशन भी और डायरेक्शन भी। और मैं पहले लेक्चर तो कल पढ़ना है इंशाल्लाह, लेकिन मैं डेफिनेशन अभी करना चाह रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या है फेज़ की, दी एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विच डिटरमिन्स, जो मालूम करके देता है क्या, द डिस्प्लेसमेंट यानी लोकेशन एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉइंट एग्जीक्यूटिंग SHM इज कॉल्ड फेज। वो एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी जो लोकेशन भी यानी डिस्प्लेसमेंट भी और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी, किसकी, ऑफ ए पॉइंट एग्जीक्यूटिंग SHM, वो पॉइंट जो परफॉर्म कर रहा है SHM, उसकी लोकेशन भी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी जो बताता है वो एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी कहलाता है उसका फेज। और बाकी बातें, और एक लफ्ज़, एक फिक्रा और भी एक्सप्लेनेशन का पहला ही फिक्रा, द फेज डिटरमिन्स द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पॉइंट। फेज बताता है स्टेट ऑफ मोशन, कैसे, क्यों, किस तरह, वो सारी डिटेल अभी अभी मैंने पीछे बताई है। कहाँ बताई है? अभी अभी ये इस जगह, इसको ये वाला हिस्सा बताते हुए मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी। ठीक हो गया जी। तो अगला लेक्चर तरतीब में तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का है, लेकिन इनको हम थोड़ा फ़िलहाल साइड पे रख के पहले फेज़ पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस चीज़ की कंटिन्यूएशन हो जाए, ज़रा कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा बने, फिर वापस हम उससे अगले लेक्चर में यहाँ आएंगे। तो अगला लेक्चर इंशाल्लाह फेज़ का है जी। थैंक यू वेरी मच।